नमस्कार दोस्तों जो अतीत के शायर थे उनका अपना एक रंग ढंग होता था। और रंग ढंग अपना होने के साथ साथ वो दो बातें होती थी उनमें। विशेष रूप से एक बात का मैं यहाँ उदाहरण भी देना चाहूँगा कि वे लोग अपने किसी भी कलाम को बिना इस्लाह के, बिना संशोधित करवाए या बिना अपने उस्ताद की राय लिए, परामर्श लिए, वो कभी भी उसको प्रसारित नहीं करते थे, ना मंच से प्रसारण और ना ही प्रकाशन के माध्यम से। और ऐसे शायरों में बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने कई बार अपने उस्ताद के नाम पर ही कलाम रच दिए। तखल्लुस के रूप में उस्ताद का नाम सिर्फ़ एक इसलिए दे दिया कि एक खिराज अकीदत है, श्रद्धा का मामला है, और कभी कोई ना कोई नज़्म अगर उस्ताद के नाम से भी प्रचलित हो जाए तो उसमें क्या मुज़ायका क्या है, क्या उसमें हर्ज भी क्या है। बहरहाल ये ज़रूर था कि एक जो पिछला जो 50 साल पहले या 60 साल पहले के जो शायर थे वो साथ साथ शायरी के साथ साथ व्यंग बानों में ज़्यादा वो सिद्ध हस्त होते थे। हाज़िर जवाबी उनका एक विशेष नज़रिया होता था। और ऐसे एक दो शायरों का ज़िक्र मैं आज आपसे बांट रहा हूँ, और एक इनमें से थे कंवर महेंद्र सिंह बेदी। कंवर महेंद्र सिंह बेदी मूल रूप से ये ब्यूरोक्रेट थे, उपायुक्त भी रहे, डिप्टी कमिश्नर भी रहे, और ब्यूरोक्रेट होने के बावजूद शायरी से और शायरी की नफासत से इनका रिश्ता कभी नहीं टूटा। इन्होंने बाकायदा आईएएस होते हुए कैडर की शख्सियत होते हुए इन्होंने कई बार मंचों का संचालन भी किया और मंच से अपनी कविताएं, अपनी नज़में वो भी पढ़ी। शहर के नाम से लिखते थे, शहर इनका तखल्लुस था, और इनका जन्म जो है वो भारत विभाजन कहना चाहिए, पाक का तो विभाजन हुआ ही नहीं। तो भारत विभाजन से पहले ज़िला मिंट गुमरी, जिसका नाम अब बदल कर साहिवाल हो गया है, तो साहिवाल में इनका जन्म हुआ था। और इन्हें जन्म हुआ था इनका 1909 में। 1909 में इनका जन्म हुआ था, और काफ़ी अरसे तक ये शायरी में बाकायदा सक्रिय रहे। और इनकी जो ख़ास बात थी वो ये थी कि जो व्यंग्यात्मकता थी इनकी, वो बड़ी चर्चा में हमेशा बनी रहती थी। एक बार की बात है कि जोश मलिहाबादी सर के साथ इनका नोक झोंक इनकी चलती रहती थी, और जोश साहब ने एक बार बाकायदा इन पे तंज कसा, व्यंग कसा कि यार तुम्हारी जो पंजाबी है ये तो लठ मार भाषा है, इसमें कोई अदब की बात इसमें हो नहीं सकती। तो ये फ़ौरन पास ही खड़े थे, पास ही बैठे थे। इन्होंने कहा कि बेहतर ये है जोश साहब, अगर ऐसा है, जोश साहब ने एक बात और भी कही थी कि ये दोज़ख में भी लगता है कि ये दोज़ख या नरक की ज़बान होगी, पंजाबी ऐसी ज़बान है। इनका तत्काल उत्तर था कि जोश साहब फिर तो ये आपको भी सीख लेनी चाहिए। तो संकेत ये था कि दोज़ख में तो आपने भी जाना है, आपने कौन से अच्छे काम किए हैं। तो ये सांकेतिक भाषा में, व्यंग्यात्मक भाषा में अपनी बात कहने और लतीफ़े, जीते जी लतीफ़े के रूप में चीज़ों को प्रस्तुत करने के मामले में बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित रहते थे। इनकी एक नज़्म के, मुझे एक गज़ल के 3 एक शेर मुझे याद भी हैं, वो आपसे बांट लेता हूँ। उससे ये पता चल जाएगा कि ये किस तरह की शायरी इनकी ज़िंदगी में बसी रहती थी, रची बसी रहती थी, और किस तरह का ये कलाम लिखते थे कि तस्कीन समझ बैठे तुम दिल की खामोशी को, तस्कीन समझ बैठे तुम दिल की खामोशी को, आवाज़ नहीं देता टूटा हुआ पैमाना। कि तस्कीन समझ बैठे तुम दिल की खामोशी को, आवाज़ नहीं देता टूटा हुआ पैमाना। इस राख से बनता है आशिक का दिले मुस्तिर, इस राख से बनता है आशिक का दिले मुस्तिर। बेकार नहीं जाती कुर्बानी ये परवाना, बेकार नहीं जाती कुर्बानी ये परवाना। कि साकी तेरी महफ़िल में आना हो
ना आना हो। साकी तेरी महफिल में आना हो न आना हो, भर दे मेरे सागर में मैखाने का मैखाना। तो इस प्रकार की जो नज़में हैं वो इनकी अक्सर नज़में और गज़लें वो चर्चा का विषय भी बनी और लोगों को आमतौर पर ज़बानी याद भी हो गई। और इनके एक भाई न्यायपालिका से जुड़े हुए थे और एक भाई उन्होंने सारा का सारा ज़मींदारा संभाल रखा था। और राजसी रहन सहन के कारण इन्हें सबको, तीनों भाइयों को कुंवर साहब ही कहा जाता था। तो कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर हमारी उर्दू शायरी का एक अच्छा खासा चर्चित स्तंभ रहे हैं। शुक्रिया।